Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of April 2019. 14 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बताइएगा किसके साथ हम करते हैं. एकूवेरिन, सूर्य किरण, मित्र शक्ति, कोंकण. दीज आर द 4 एक्सरसाइजेस. इनके नाम लिखिएगा और बताइएगा ये चारों एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स. तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, कौन रिलीज करता है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या है आपको बताना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन इज, INF ट्रीटी के बारे में बताइए, कब साइन हुई थी, किसके बीच में साइन हुई थी, अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थी. INF ट्रीटी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी इसका फुल फॉर्म होता है. यू हैव टू टेल मी दैट. नाउ नवंबर एंड दिसंबर की PDF हमने अपलोड कर दी है इन द वेबसाइट एंड यू कैन गेट दैट PDF फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. सारी ये PDF मतलब अब लगभग आपको जून जुलाई से लेके सारी PDF आपको मिल जाएगी आपको वेबसाइट पे, है ना. तो आप सारे के सारे विदाउट एनी फेल एनी मंथ के आप PDF ले सकते हैं. नवंबर दिसंबर का कल मैंने रात में ही अपलोड कर दिया था. सो यू कैन गेट दैट PDF फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स. न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान में बी रिड्यूस्ड एज US मल्स वेवर. तो आप सबको पता है कि USA ने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस अभी बीच में लगाए थे रिगार्डिंग ईरान ऑयल, क्योंकि हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं और 6 मंथ का टाइम हमको दिया गया था. 6 मंथ टाइम पीरियड वाज गिवन बाय USA टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज जो कि ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रही थी. तो सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर, लेकिन अब ईरान के ऊपर लगे हैं तो दूसरी कंट्रीज भी ईरान से इंपोर्ट नहीं कर सकती हैं. उसके लिए 6 महीने का समय USA ने दिया था. अब वो 6 महीने जो है वो 4 मई को ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो वो टाइम पीरियड जो था वो टू जीरो आउट द ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान वो 4 मई को खत्म हो जाएगा. तो उसके बाद कैसे क्या आगे बढ़ेगा वही चीज़ चल रही है. दूसरी चीज़, USA ने हमारे सामने हमारे ऊपर से GSP यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जिसको बोलते हैं, GSP सिस्टम भी हटा दिया है. तो GSP के बारे में आपको बताता हूँ. GSP बेसिकली एक USA का ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करते थे बेसिकली, और जो ड्यूटीज़ एंड टैक्स ये अलग अलग चीज़ें लगती हैं ये नहीं लगाते थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए. तो इंडिया बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था इस GSP यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का. और GSP सिस्टम का बेनिफिट इंडिया को 1976 से मिलने लगा था, 1976 से. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट जो बेसिक GSP है वो ट्रेड्स एक्ट ऑफ 1974 से है. USA में ट्रेड एक्ट 1974 है, उसके थ्रू इंडिया को जो बेनिफिट मिलना शुरू हुआ वो 1976 से मिलना शुरू हुआ. तो ये आपको दोनों डिफरेंस याद रखना है कि वहाँ के गुड्स एंड ट्रेड्स एक्ट 1974 का था, जिसके बाद 1976 से इंडिया को GSP यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का फ़ायदा मिलना शुरू हुआ. तो अब ये 2 चीज़ें चल रही हैं, यही सारी चीज़ें हैं अभी जो कि इस न्यूज़ में डिस्कस की गई कि एक तो ईरान ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं. ओके, और उसका फाइनल डिसीजन. दूसरा चीज़ कि GSP यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का फाइनल डिसीजन. तो अब इंडिया और जो USA है वो अपने निगोशिएट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, निगोशिएट कर रहे हैं. तो GSP हमारा कैंसिल कर दिया उन्होंने. अब क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि US कैन ग्रांट द वेवर टू इंडिया फॉर ऑन द सेम टर्म्स. आगे जब ये बातचीत चल रही है उसके बाद ये आउटकम हो सकता है कि US और ग्रांट कर सकता है वेवर, कंडीशनल वेवर ग्रांट कर सकता है ताकि इंडिया जो है वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता रहे. ओके, और या फिर USA जो है वो कैंसिल कर सकता है वेवर, जो वेवर उसने दिया था इंडिया और चाइना को. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, अब देखा जाएगा क्या होता है. ओके, जलियांवाला बाग इज़ अ शेमफुल एक्ट. तो ये सब आपको पता है कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ा शेमफुल एक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स ने किया था. रेजिनाल्ड डायर ने ओपन फायर करवा दिया था वहाँ पे, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट होने के अगेंस्ट ये पीसफुल पोजेशन हुआ था. ये याद रखेगा, अगर आपसे कोई पूछता कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, तो वहाँ पे सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था 1919 में, और इनके अरेस्ट के अगेंस्ट वहाँ पे पीसफुल पोजेशन शुरू हुआ था. पीसफुली लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे टू मतलब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि आपने सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्यों अरेस्ट कर लिया है, उसके अगेंस्ट वो लोग इकट्ठा हुए थे. तो इस कारण से इसको ये इवेंट हुआ था. इसके बाद एक हंटर कमीशन बनी थी. देयर वाज अ कमीशन फॉर्म्ड आफ्टर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी विच वाज नोन एज द हंटर कमीशन. तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कमीशन बनी थी जलियांवाला बाग के बाद, तो हंटर कमीशन याद रखेगा. रॉलेट एक्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं. तो रॉलेट एक्ट क्या था बेसिकली कि विदाउट एनी रीज़न आपको अरेस्ट किया जा सकता है, विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है, और कितने टाइम पीरियड तक के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, 2 साल तक के लिए. तो राउलेट एक्ट याद रखिएगा 2 साल तक के लिए किया जाएगा.
फिर उसके बाद एक और इवेंट हुआ था कि जहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ओके, ही हैज़ गिवन बैक द टाइटल ऑफ सर, सर की उपाधि उन्होंने लौटाई थी आफ्टर दिस इवेंट ऑफ जलियांवाला बाग। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो ये सारे इवेंट्स हैं। और खूनी बैसाखी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, खूनी बैसाखी बुक रिटन बाय नानक सिंह। ओके, उन्होंने लिखी थी, एक पोएम लिखी थी, नानक सिंह ने लिखी थी, और उनके जो ग्रैंडसन है वो शायद उसको अभी उन्होंने रिसाइट किया। तो ये आगे अपन एक और न्यूज़ में देख लेंगे, बट नानक सिंह ने खूनी बैसाखी लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की तरफ मूव करते हैं। दो न्यूज़पेपर हैं आज वैसे। एनजीटी सीक्स रिपोर्ट ऑन डैमेज ड्यू टू इलीगल माइनिंग। तो एनजीटी ने रिपोर्ट मांगी है कि इलीगल माइनिंग से कितना नुकसान है, कितना क्या है। एनजीटी के बारे में आपको पता है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। 2010 के एनजीटी एक्ट के थ्रू ये बनी है। ओके, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ की ये जो है बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। देखो आप सबको होता है कि आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत बड़ा है। तो आर्टिकल 21 के अंदर एक राइट है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ओके, तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट को अपहोल्ड करता है एनजीटी, बेसिकली ये याद रखिएगा। अगली चीज़ उसमें लिखी है कि नहीं लिखी आई डोंट नो, बट याद रखिएगा कि इसमें इट शैल नॉट बी बाउंडेड बाय द प्रोसीजर्स लेड डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से बाउंडेड नहीं है एनजीटी, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर फॉलोड। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए जाते हैं, बट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से बाउंडेड नहीं है। चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल मस्ट बी अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो इसका चेयरमैन होता है या तो वो सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, याद रखना है आपको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी चीज़ें इसकी हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूनल की बेंचेस हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली के अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। एंड प्रेजेंट चेयरपर्सन जो है एनजीटी के वो है रिटायर्ड आदर्श कुमार गोयल। ओके, तो आदर्श कुमार गोयल इसके इस समय हेड है, तो ये आपको याद रखना है। और सीपीसीबी भी आता है कभी कभी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो किससे बना था, किस एक्ट के थ्रू बना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बना था वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1974 के थ्रू। ओके, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1974। उसके बाद एक और एक्ट आया था 1981 में, वो कहलाता है एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1981। ओके, तो ये दोनों एक्ट याद रखेगा, ईयर जरूर याद रखेगा, कंफ्यूज करता है कभी कभी, वो पूछते हैं और मिक्स कर देते हैं, मतलब कि एयर पोल्यूशन एक्ट 1974 लिख देते हैं और वाटर पोल्यूशन एक्ट 1981 लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 का था और एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 का था। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की तरफ मूव करते हैं। आज दो न्यूज़पेपर हैं, वैसे भी मैगजीन भी आती है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो कुछ चीज़ें क्योंकि उसमें रहती है। और आज 14 अप्रैल है, मतलब कि आज 128th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। आप सबको पता है महद सत्याग्रह इन्होंने किया था, और मनुस्मृति को जलाना, ये सारी चीज़ें इनके साथ एसोसिएटेड हैं। और बुद्धिज़्म बाद में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, ये भी आपको याद रखना है। प्लस महद सत्याग्रह 1927 के आसपास हुआ था, आई थिंक 1927, ये याद रखेगा। कुछ सोसाइटीज़ इन्होंने बनाई थी, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी और बहुत सारी सोसाइटीज़ थी। आप उनके नाम अगर लिख सके तो यू कैन टेल मी द नेम ऑफ द सोसाइटीज़ फाउंड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी मेंबर्स कौन कौन से थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा कौन कौन से मेंबर थे जो कि एसोसिएटेड थे विद द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन। और आई थिंक वाटर डे को इनके बर्थ के साथ एसोसिएट किया गया था, ये भी बोला गया था, बीच में न्यूज़ आई थी, तो ये भी याद रखेगा। 14 अप्रैल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी याद रखेगा। और एक और फैक्ट ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं, पूना पैक्ट 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था वो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ही हुआ था आफ्टर द कम्युनल अवार्ड्स। कम्युनल अवार्ड किसने किए थे, डॉक्टर रामसे मैकडोनल्ड ने। रामसे मैकडोनल्ड उस समय प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, ब्रिटेन के। उसने किया था कम्युनल अवार्ड, मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट्स, और उसके अपोज में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। और उस समय फिर बी आर अम्बेडकर प्लस महात्मा गांधी ने मिलकर पूना पैक्ट किया था 1932 में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए, जैसे मैंने कहीं लिखा नहीं है, ये याद ही है, तो आपको भी याद रहना चाहिए एग्जैक्टली इसी तरीके से, तभी आप मतलब ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की तरफ देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं। यूके शुड अपोलोजाइज सेज मिनिस्टर। तो यूके को अपोलोजाइज करना चाहिए, अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगनी चाहिए, और ये सब नाटक नहीं करना चाहिए, है ना। खूनी वैसाखी के बारे में बता दिया मैंने, ब्लडी वैसाखी। इट्स अ प्रोटेस्ट पोएम रिटन बाय इन पंजाबी बाय सर्वाइवर ऑफ द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जिनका नाम था नानक सिंह।
ही वॉज द सर्वाइवर ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो जलियांवाला बाग के समय वो वहाँ पे थे, वुंडेड, ही वॉज वुंडेड देयर एंड ही रोट दिस खूनी वैसाखी या ब्लडी वैसाखी। और उनके ग्रैंडसन जो है वो, उनका नाम है डिप्लोमैट नवदीप सूरी। तो नवदीप सूरी जो डिप्लोमैट है बेसिकली, एंड ही हैज़ ट्रांसलेटेड दैट पोएम, और उन्होंने ट्रांसलेट भी किया उस पोएम को। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए ना। और इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन ब्लू स्टार था जो कि 1984 में चला था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार था जो कि 1984 में चला था। ये भी आपको याद रखना था कि जो टेररिस्ट वहाँ पे छुप गए थे इन द प्रीमाइसेस ऑफ द गोल्डन टेम्पल, उनको निकालने के लिए बेसिकली भिंडेर सिंह जनरल वाले भिंडर वाले को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। यू कैन रिमेंबर दैट ऑल्सो ना। यहाँ पे फॉर्मर IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज CEO हैज़ बीन अरेस्टेड, और इसका बेसिकली अरेस्ट करवाया है SFIO ने। तो SFIO के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है कि SFIO या फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या ओरिजिनली ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी? नहीं, ओरिजिनली स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। ओरिजिनली ये बनी थी एक रेजोल्यूशन के थ्रू ऑन 2 जुलाई 2003। 2003 2 जुलाई को ये बनी थी बॉडी। 2003 में ये बॉडी बनी थी ओरिजिनली, लेकिन तब ये स्टैट्यूटरी नहीं थी। स्टैट्यूटरी इसको बनाया गया व्हेन इट वाज इंक्लूडेड इन सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको डाला गया सेक्शन 211 में, और तब जाके ये जो बॉडी है वो स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला SFIO को। तो अब याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि SFIO को स्टैट्यूटरी स्टेटस किस एक्ट के थ्रू मिला है, तो सेक्शन 211 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू SFIO एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओरिजिनली ये नहीं थी, ओरिजिनली ये बनी थी 2003 में, याद रखिएगा। एंड इट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कोई आपसे पूछे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है SFIO, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये SFIO। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते आते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इलेक्शन की न्यूज़ है। सूडान न्यू रूलर वोज सिविलियन गवर्नमेंट। तो सूडान के बारे में आपको पता है कि सूडान एक कंट्री है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। इट्स अ कंट्री इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट इन नॉर्थ, रेड सी टू द नॉर्थ ईस्ट, एरिथ्रिया टू ईस्ट, इथियोपिया टू द साउथ ईस्ट, साउथ सूडान टू द साउथ, एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक टू द साउथ वेस्ट, चैड टू वेस्ट एंड लिबिया टू द नॉर्थ वेस्ट। ये सारे इसके बॉर्डर्स हो गए। एंड सूडान इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। याद रखिएगा, कैपिटल जो है इसकी खार्तूम है। इट्स कैपिटल इज खार्तूम, लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू एंड वाइट नील। तो ब्लू एंड वाइट नाइल रिवर के बीच में ये पाई जाती है। खार्तूम इसकी कैपिटल है। सूडान थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। बाकी के मैंने आपको इसके बॉर्डर्स बता दिए। अब सूडान में अभी बेसिकली जो गवर्नमेंट थी वो ओमार अल बशीर की थी, ओमार अल बशीर, जिसको रिमूव कर दिया गया बाय अ मिलिट्री कू, और अब वहाँ पे एक नए रूलर आ गए। ओके, तो दैट इज द थिंग विच इज़ देयर। एंड इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान। ओके, याद रखिएगा, ये इसका नाम है। और ओमान अल बशीर को रिमूव किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा किसको रिमूव किया गया है। जूलियन असांजे के बारे में आप सबको पता ही है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है फ्रॉम द इक्वाडोर एम्बेसी। इक्वाडोर एम्बेसी ने अपनी असाइलम जो उसको दी हुई थी वो रिमूव कर दी, रिवोक कर दी। और याद रखिएगा किस कंट्री ने दी थी, इक्वाडोर ने दी थी, है ना। फिर उसको अरेस्ट किसने किया, यूके ने अरेस्ट किया है। अब यूके ने अरेस्ट किया है तो आगे यूएसए में जाने की संभावना, एक्सट्राडिशन होने वाला है। इंडिया बिकम्स नेट स्टील इंपोर्टर अ फर्स्ट इन 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया अब नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील बन गया है। उसके रीज़न क्या क्या है, क्यों बन गया है नेट इंपोर्टर? बिकॉज कंट्री का जो शेयर था मार्केट में वो लूज़ किया है हमने। वी हैव लॉस्ट द मार्केट शेयर इन स्टील। स्टील में हमने मार्केट शेयर लूज़ किया है एंड इम्पोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये 2 रीज़न थे कि हमारी कंट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो हमने इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा किया स्टील का। दूसरा ये कि हमने जो अपना बहुत सारा मार्केट लूज़ किया, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्केट। ओके, ये 2 रीज़न थे। एंड हायर क्वालिटी स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी डोमेस्टिकली। तो ये 2 रीज़न थे बेसिकली कि हम नेट इम्पोर्टर। अब इसका यूज़ देखो कैसे होगा। यूपीएससी बेसिकली कैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट वो आपको दे देंगे कि इंडिया हैज़ बिकेम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर्स। जस्ट उल्टा कर दिया उन्होंने, नेट इम्पोर्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर्स, तो वो बोल देंगे नेट एक्सपोर्टर। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस और ये सब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे वो क्वेश्चन, अदरवाइज दैट क्वेश्चन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना।
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा कि नहीं नेट एक्सपोर्टर नहीं नेट इंपोर्टर बने हैं। फिर दूसरा वो बोल देगा कि इंडियाज नेट मतलब कि नेट इंपोर्ट हैव डिक्रीज अलॉट, तो नहीं ऐसा भी नहीं है कि नेट इंपोर्ट तो हमारा बढ़ा है, नेट इंपोर्ट डिक्रीज नहीं हुआ है। तो ये दो इस तरह से स्टेटमेंट देखिए, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। Now will the El Nino factor impact the monsoon? अब बेसिकली यहाँ पे एल नीनो के बारे में है। देखो एल नीनो के बारे में आपको बहुत इजीली कुछ चीज़ें बता सकता हूँ मैं, लेट मी टेल यू दैट। उसके पहले मैं आपको स्काईमेट के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज स्काईमेट? अगर आपसे कोई पूछे SKYMET, स्काईमेट एक प्राइवेट एजेंसी है जो कि वेदर फोरकास्टिंग के इन्फॉर्मेशन रखती है। स्काईमेट याद रखिएगा, इट्स अ प्राइवेट एजेंसी, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट एजेंसी। लेकिन याद रखिएगा स्काईमेट क्या है? स्काईमेट इज अ प्राइवेट एजेंसी जो कि वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। ओके, वेदर फोरकास्टिंग प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है। पहली चीज क्लियर, स्काईमेट क्या है? वेदर फोरकास्टिंग प्राइवेट एजेंसी। अब देखो अपन बात कर लेते हैं कि इन्होंने बोला क्या एल नीनो आएगा, एल नीनो आएगा अगर तो मानसून कम होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर साइड इंडोनेशिया प्लस इंडिया, अफ्रीका, इस वाले रीजन में आपका मानसून कम मिलता है। ओके, जब भी एल नीनो आता है तो यहाँ इस रीजन में मानसून कम होता है, रेनफॉल डिक्रीज होती है, ये सारी चीज़ें हमको पता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि एल नीनो होता क्या है। बेसिकली देखो क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो पेरू का कोस्ट है, जो पेरू कोस्ट है, वहां पे नॉर्मल कंडीशन में क्या रहना चाहिए? हाई प्रेशर रहना चाहिए। ओके, नॉर्मल कंडीशन में वहां पे हाई प्रेशर रहना चाहिए। जो विंड्स रहती हैं वो पेरू टू ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, पेरू टू ऑस्ट्रेलिया जाती हैं। कोल्ड वाटर जो है वो पेरू से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है। ये दो चीजें होती हैं। ओके, आप सबको पता नहीं चाहिए कि वहां पेरूवियन करंट भी है, हम्बोल्ट करंट जिसको बोलते हैं। पेरूवियन करंट, हम्बोल्ट करंट इज अ कोल्ड करंट। अब वेलिंग होती है, वहां से वाटर, कोल्ड वाटर आता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। विंड्स भी उधर से यहाँ ट्रांसफर होती हैं। जब वो होती हैं तो यहाँ का जो मॉनसून है नॉर्मल कंडीशन में वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये अपन नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। एल नीनो ईयर जब होता है बेसिकली, तो क्या होता है एल नीनो ईयर में? जो कोल्ड वाटर है ये ऑस्ट्रेलिया से आपका पेरू जाने लगता है। कोल्ड वाटर स्टार्ट्स गोइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू पेरू, और जो प्रेशर कंडीशंस है वो भी चेंज हो जाती हैं। ओके, प्रेशर कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं। वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ओके, तो ये अपोज कर देता है। तो एल नीनो ईयर में बेसिकली कंडीशंस अपोज हो जाती हैं। वहाँ पे जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, विंड्स यहाँ से जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पेरू कोस्ट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। तो एल नीनो ईयर में पेरू कोस्ट पे बाढ़ आती है, बारिश होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और इधर साइड इंडिया, अफ्रीका साइड क्या होता है? बारिश कम होती है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। दूसरी चीज यहाँ पे अपन देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, SOI, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ये भी आप नोट कर लीजिए, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स SOI क्या होता है? बेसिकली SOI आपका होता है डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। नॉर्मल कंडीशन में पेरू कोस्ट का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, आपका इधर ऑस्ट्रेलिया साइड प्रेशर कम होना चाहिए। सिंपल याद रहेगा। एल नीनो में आपका पेरू की तरफ प्रेशर कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताता हूं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स क्या है। सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स का मतलब है डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ तहीती, जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में है, और डार्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया में। दो लोकेशन ले ली हमने। तहीती ले ली आपकी, कहाँ की? तहीती है सदर्न पैसिफिक में, जो इधर साइड है सदर्न पैसिफिक, तहीती। और दूसरी डार्विन ले ली हमने ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो, अगर SOI वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि तहीती का प्रेशर ज्यादा है और डार्विन का कम है ना। पॉजिटिव मतलब तहीती प्रेशर माइनस डार्विन का प्रेशर। देखो मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूं आपको। देखो फ्री हैंड में आपको लिख के दिखा देता हूं। SOI मैंने आपको बताया, SOI बराबर क्या हुआ? तहीती माइनस डार्विन, T माइनस D है। अगर ये SOI वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये SOI वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि T ग्रेटर देन D होगा। और अगर ये SOI वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब है कि T लेस देन D होगा, है ना। ये दो कंडीशन है। पॉजिटिव में T का प्रेशर ज़्यादा है D से, निगेटिव में T का प्रेशर कम है D से। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी कि अगर SOI पॉजिटिव है और T का प्रेशर ज़्यादा है D से, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। मैंने बताया था आपको कि तहीती के पास प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल ईयर में, है ना। तो ये जो है ये लानीना कहलाएगा। ये मतलब कि ये वो वाला मंथ होगा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और इंडिया की तरफ मानसून अच्छा खासा होगा। एल नीनो ईयर नहीं है। एल नीनो ईयर में SOI की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। याद रखिएगा, एल नीनो में SOI की वैल्यू निगेटिव जाएगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि तहीती का प्रेशर डार्विन से कम हो गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर ज़्यादा हो गया और सदर्न पैसिफिक इधर साइड प्रेशर कम हो गया।
ओके, कॉमन सेंस समझ में आ गया ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी कि ये जो चीज़ है ये याद रखना है। ओके, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। आपको ये अगर याद रही, ये कॉमन सेंस SOI T माइनस डी होता है। अगर पॉजिटिव हो तो मतलब T ग्रेटर देन डी है तो कॉमन सेंस है कि अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि T बड़ा होगा D से, मतलब T का प्रेशर तहीती का प्रेशर डार्विन के प्रेशर से ज़्यादा है। ओके, और ये तो नॉर्मल कंडीशन ही है अपनी। और जब ये नॉर्मल कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि जब T का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है D से तो वो लानीना कहलाता है, और जब T का प्रेशर घट जाता है D से तो वो एल नीनो कहलाता है। याद रखिएगा। सो दीज वर द फैक्ट्स रिगार्डिंग लानीना एल नीनो। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और इसमें कुछ चीज़ें ये भी है कि लोग अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस साल एल नीनो हो उस साल बहुत कम ही बारिश हो, और ज़रूरी नहीं कि जिस साल लानीना हो उस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो। ऐसे भी फैक्ट्स देखे गए हैं। तो इसलिए थोड़ा जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या वाकई में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। कैप्चरिंग द इमेज ऑफ अ ब्लैक होल। तो इमेज ऑफ अ ब्लैक होल आप सबको पता है, अभी आपको ये डोनट दिख रहा होगा, ये डोनट नहीं है, ये एक ब्लैक होल है। M87 इसको बोलते हैं, मेसियर 87 या M87 इसको बोलते हैं ब्लैक होल। वहाँ से इसका फोटोग्राफ आया है, और ये सारी आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। कल मैंने आपको लास्ट रिंग ऑफ फोटोन भी बताई थी। जैसे इसके बगल बाहर आपको एक रिंग दिख रही होगी, फोटोन रिंग, जिसको लास्ट रिंग ऑफ फोटोन बोलते हैं। ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। और इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप आपको पता ही है, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप का यूज़ किया गया था, एंड वहाँ से ये फोटोग्राफ आई है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लोग बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं ब्लैक होल्स के बारे में, प्लस अल्बर्ट आइंस्टीन की भी प्रिडिक्शन थी 100 साल पहले इसके रिगार्डिंग, तो उस कारण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अ कॉइल इन द स्टमक फॉर बेटर टीबी ट्रीटमेंट। तो टीबी ट्रीटमेंट के लिए कॉइल डाली जाएगी स्टमक के अंदर, पेट के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग दवाई नहीं ले पाते, प्रॉपर डोज नहीं ले पाते, इसलिए एक कॉइल डाली जाएगी जो कि प्रॉपर डोसेस प्रॉपर टाइम पे अपने डोज निकालती जाएगी। अब वो बेसिकली बनी किससे, ये फॉइल जो बनी है ये बनी है निटिनॉल से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निटिनॉल क्या है, तो इट्स अ निकल टाइटेनियम अलॉय। निटिनॉल का मतलब निकल टाइटेनियम अलॉय। इसका यूज़ किया जाएगा टीबी की मेडिसिन को डालने के लिए। तो ये याद रखेगा। एक ये आपको एक छोटा सा ये एक कॉइल है जिसका यूज़ किया जाएगा टू एडमिनिस्टर द ड्रग, और ये निटिनॉल यानी कि निकल टाइटेनियम अलॉय से बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैशटैग पिक्चर अर्थ। ओके, तो अर्थ डे जो है वो अप्रैल 22 को होता है। मैंने बताया था आपको कई बार कि वाटर डे जो होता है वो 22 मार्च को होता है, 22 मार्च। अर्थ डे जो होता है वो 22 अप्रैल 22 अप्रैल को होता है। जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो 22 मई को होता है, और जो इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून को होता है। स्पैरो डे 20 मार्च को होता है, आई थिंक 20 मार्च को होता है स्पैरो डे। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ये अगर दिमाग में रहे। लाइफ ऑन अर्थ में हैव बिगन इन पॉन्ड्स। तो ऐसा बोला जा रहा है कि लाइफ जो है अर्थ में वो पॉन्ड्स में स्टार्ट हुई रही होगी। ज़्यादा अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वाली न्यूज़ आइटम मैंने पढ़ तो ली है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फैक्ट आपको मिलेंगे नहीं खास। तो नाउ वी कैन मूव टू द मैगजीन सेक्शन। सेकेंड पेपर में आ जाते हैं मैगजीन में। ओके, अब यहाँ पे कुछ न्यूज़ आइटम्स है, जैसे कि जूलियन असांजे का अरेस्ट आपको पता है। जूलियन असांजे का अरेस्ट जो हुआ है इक्वाडोर के एम्बेसी से हुआ है, और बाकी आपको पता है कि यूके ने उसको अरेस्ट कर लिया है। फिर ये ब्लैक होल का जो डोनट वाला फोटोग्राफ है वो भी आपको दिख रहा होगा, है ना। ये फोटो मिली है, इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्क्राइब किया एज अ मॉन्स्टर। दे हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ मॉन्स्टर। M87 का नाम याद रखिएगा, मेसियर 87 का। अब एक जापान में एक बंदा है जिसका नाम है यशुशी यसान ताकाहाशी। ओके, एंड उसने लगभग 7000 किलोमीटर ट्रेवल करके, ये देखो GPS में मैरी मी लिखा है। ओके, तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है जापान में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जापान के इनमें से किस आइलैंड नेशन में यहाँ ऐसी चीज़ हुई है, बेसिकली तो जापान में है। जापान में आपको याद रखना है 4-5 अलग अलग आइलैंड्स का पार्ट है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये सब याद रखेगा, ये नाम याद रखिएगा। इसका नॉर्थ से साउथ ऑर्डर याद रख लीजिएगा। ओके, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, आपको बताना है कि ये नॉर्थ से साउथ में कौन कौन से आपको मिलेंगे, है ना। तो एक बार मैप देखो, आपको दिखेगा वहाँ पे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। भाई मैं तो हर साल तैयार करता हूँ, पर प्रीलिम्स में आया नहीं अभी तक, बट दे कैन आस्क। ओके, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, दे कैन आस्क इट एनी टाइम। तो अगले पेज पे अपन मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। इमरान खान डिस्कस नहीं करना। द अटोल्स हैव बिकम वेलकमिंग अगेन। तो बेसिकली ये मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन के ऊपर है कि इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन अच्छा होता जा रहा है, और वहाँ पे आप सबको होता है कोरल अटोल्स ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे यहाँ के जो बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं वो मालदीव जाने लगे हैं फिर से, क्योंकि रिलेशनशिप फिर से नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें था कि वहाँ की लैंग्वेज
धिवेही। धिवेही इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय मालदीवियंस। याद रखेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि मालदीवियंस कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं तो धिवेही इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय मालदीवियंस। ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा पहली लाइन में, फैक्ट है ना। और एटलीस्ट 20,000 इंडियंस लिव इन द मालदीव्स स्प्रेड अक्रॉस कैपिटल माले। ओके, तो कैपिटल माले में वहाँ बहुत इंडियंस रहते हैं, 20,000 से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं वहाँ पे भी। और याद रखेगा धिवेही इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय मालदीवियंस। ओके, तो क्या लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग? धिवेही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेगा। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या फैक्ट है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये तो नहीं था, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं था। धाऊ मैन ऑफ मालाबार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किधर के लोग होते हैं तो धाऊ मैन कहाँ के होते हैं? ये मालाबार के होते हैं। याद रखेंगे, मालाबार किस जगह को कहते हैं वो आपको पता है। मोसूल क्या है? मोसूल याद रखिएगा इराक की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। मोसूल इज द इराक सेकंड लार्जेस्ट सिटी। तो ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि मोसूल इनमें से कहाँ है, तो याद रखिएगा इराक की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तो ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, और यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है, तो मूवीज़ के बारे में है। ओके, सो आई थिंक एक बार मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। बेसिकली ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ये एक इवेंट होता है, इसके बारे में लिखा है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो होता है, इट्स अ ग्लोबल इवेंट हेल्ड टू डॉक्यूमेंट द बर्ड लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बर्ड लाइफ को काउंट करने के लिए बेसिकली होता है ये ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, इसको बोलते हैं ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो यहाँ पे इंडिया में इस बार बहुत ज़्यादा इसका देखा गया, प्रचलन देखा गया। और इंडिया में सलेम डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें ने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चिपकू आंदोलन के बारे में दिख रहा होगा। चिपकू आंदोलन बेसिकली चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ था, रेनी में, जहाँ पे गौरा देवी और बाकी लोगों ने मिलकर वहाँ के पेड़ों को बचाया था। 1974 में ये आंदोलन हुआ था, एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी उड़ीसा के झिंकरगढ़ी उड़ीसा में एक जगह है झिंकरगढ़ी, जहां 2018 में अभी रिसेंटली वुमेन ने हक किया है ट्री को इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ट्रीज। तो याद रखेगा झिंकरगढ़ी, ये मॉडर्न आप चिपकू बोल सकते हैं, मॉडर्न चिपकू का एग्जांपल है उड़ीसा के झिंकरगढ़ी में। ये जगह जरूर याद रखेगा, और ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, उड़ीसा के झिंकरगढ़ी में नवंबर 2018 में ये इवेंट हुआ है। ओके, so that is it from the day friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.